एक समय की बात है। विष्णुपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। गांव में दो भाई रहा करते थे, रमेश और सुरेश। रमेश बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वो और उसकी पत्नी बहुत ही लालची किस्म के इंसान थे। और उधर उसका छोटा भाई सुरेश बहुत ही गरीब व्यक्ति था। माता पहले ही गुजर चुकी थी और पिता के बिस्तर पर पड़ते ही रमेश और उसकी पत्नी शहर में रहने चले गए और बीमार पिता की जिम्मेदारी छोटे भाई पर छोड़ दी। सुरेश बहुत ही मेहनती और संतोषी व्यक्ति था। वह अपने गांव की जमीन पर ही सारा दिन मजदूरी करता ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। सुनो, पिताजी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। हाँ सुनीता, मुझे याद है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दवा खरीदूं। तो अब हम क्या करेंगे? आप एक काम करो, भैया के पास खबर भेजवा दो कि वो पिताजी की दवाइयाँ भिजवा दे। आखिर पिताजी उनकी भी जिम्मेवारी है। बड़े भाई रमेश ने शहर में बसने के लिए पिता का आधा से अधिक धन ले लिया था और कभी-कभी गांव अपने पिता से मिलने आया करता था। सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि कल हम गांव पिताजी से मिलने चले जाए। क्यों? अभी पिछले महीने ही तो हम उनसे मिलने गए थे। फिर जाएंगे तो खर्च बढ़ जाएगा और वो लोग कोई ना कोई और खर्च बता देंगे। अरे वो सब थोड़े बहुत तो खर्च करने ही होंगे। पिताजी को ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी देखभाल सिर्फ सुरेश और उसकी पत्नी कर रहे हैं। इसलिए हमें भी समय समय पर मिलने जाना चाहिए। अभी पूरा बंटवारा भी नहीं हुआ है और कहीं पिताजी सारी जमीन सुरेश के नाम न कर दें। और मैंने सुना है कि सुरेश की गेहूं की फसल बहुत अच्छी आई है। चलो जरा देख कर आते हैं और थोड़ा बहुत लेकर भी आएंगे। ये तो आप ठीक बोल रहे हो। ठीक है, फिर कल ही हम गांव चलते हैं। रमेश इतना सारा धन पाकर भी खुश नहीं था। उसके मन के कोने-कोने में धन की लालच भरी हुई थी। उसके पास जितना ही धन था, उसे उतना ही कम दिखाई पड़ता था और उसकी नज़र अब अपने छोटे भाई सुरेश की जमीन पर थी। दूसरे दिन रमेश और उसकी पत्नी गांव के लिए निकल जाते हैं। अरे रमेश बेटा, कैसे हो? बड़े दिनों बाद नजर आए। राम राम काका। मैं अच्छा हूँ, आप लोग बताइए, क्या हालचाल है गांव की? सब कुछ बहुत अच्छा है बेटा, और इस बार तो हम सबकी फसल भी बहुत अच्छी हुई है। सुरेश की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। इस बार तो अच्छा मुनाफा मिलेगा। ठीक है काका, मैं चलता हूँ। अरे सुनो, घर तो पीछे निकल गया। हम खेत तक क्यों जा रहे हैं? गौरी, चलो पहले खेत पर चल के फसल ही देख लिया जाए। कैसे हो सुरेश? अरे भैया, अचानक आ गए। हाँ भाई, मैंने सोचा पिताजी की दवाइयाँ खत्म हो गई होगी, तो बस वही लेकर आ गया। पिताजी कैसे हैं? क्यों देवर जी, हमें अचानक यहाँ देखकर आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ। देवर जी, गेहूं की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। इस बार तो बहुत मुनाफा होगा। अरे भाभी, ये सब बातें तो होती रहेगी। आप लोग पहले घर चलो। सब घर पहुंचते हैं। सुनीता उनकी खातिरदारी करती है। पिताजी कैसे हैं? देखिए, मैं आपकी दवाइयाँ ले आया हूँ। अगली सुबह क्या हुआ सुनीता? तुम इतनी परेशान क्यों हो? और वो आदमी कौन था? सुनो, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अभी सोहन काका ये खबर लेकर आए हैं। आप मेरे साथ जल्दी मेरे घर चलो। लेकिन सुनीता, यहाँ पिताजी को कौन संभालेगा?
और हमारी फसल की कटाई भी करनी है। फसल बिल्कुल तैयार है। और अगर बारिश हो गई तो सारी फसल खराब हो जाएगी। एक काम करो, तुम अकेले ही अपने घर चली जाओ। दूर खड़े सुरेश के भाई भाभी ये सब सुन रहे थे और रमेश तुरंत बोलता है। अरे सुरेश, तुम भी ना, कैसी बात कर रहे हो? हम दोनों हैं ना ये पिताजी के पास। कुछ दिन हम दोनों को भी पिताजी की सेवा का मौका दो। और रही फसल की बात तो तुम चिंता मत करो, मैं फसल की कटाई करवा दूंगा। तुम बेफिक्र होकर सुनीता को लेकर उसके घर ले जाओ। ठीक है भैया, आप लोगों पिताजी का अच्छे से ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। सुरेश और सुनीता तुरंत निकल जाते हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? भाला इस बुड्ढे का ख्याल कौन रखेगा? मुझसे तो उम्मीद भी मत रखना। अरे गौरी, तुम भी ना कुछ नहीं समझती हो। मैं तो इस समय का इंतजार कर रहा था। मैं कुछ समझी नहीं। सुनो, सुरेश की फसल कटाई के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं आज ही सारी फसल कटवा कर बेच दूंगा। और फसल बेचकर जितने भी पैसे मिलेंगे उसमें से कुछ सुरेश को दे दूंगा। आपने तो बहुत दूर की सोच ली। ठीक है, अब जल्दी खेत पर जाओ और फसल की कटाई करवाओ। सुरेश पहले गांव के लोगों से मिलता है और फसल का भाव पता करता है। फिर सारी फसल कटवाकर उसे बेच देता है। गौरी, तुम्हें पता है मैंने पूरे 25,000 की फसल बेची। सोचो, हमें तो इतने सालों से पता ही नहीं था कि सुरेश भैया फसल बेचकर इतने पैसे कमाते हैं। सुनो, भी सारे पैसे उन्हें मत दे देना। नहीं नहीं, मैं भला उसे सारे पैसे क्यों दूंगा? इतने सालों से सारा मुनाफा तो सुरेश ही रख रहा था ना। 2 दिनों बाद जब सुरेश घर आता है तो रमेश उससे सिर्फ 5,000 रुपए देता है। ये लो भाई, तुम्हारे फसल की कीमत। पर भैया, ये तो बहुत कम है। मेरी फसल की कीमत तो कम से कम 25-30 हजार की थी। लगता है भैया आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया। आप मुझे बताओ, आपने किसे फसल बेची? मैं अभी उससे जाकर बात करता हूं। सुरेश, मैंने फसल 25,000 में ही बेची है। फिर भैया आप मुझे इतने कम रुपए क्यों दे रहे हो? भाई, हर बार तो तू ही फसल के सारे पैसा रखता। मैंने कभी तुझसे अपना हिस्सा नहीं मांगा। भैया सेठ, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि इस फसल की कमाई से ही मैं साल भर का खर्च चलाता हूं और पिताजी की दवाइयां भी लेनी होती हैं। भैया आप ऐसा मत कीजिए। सुरेश, जितना मैं तुम्हें दे रहा हूं वो बहुत है। और हां, मैंने पिताजी से बात करके बंटवारा करवा लिया है। भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? आपने बंटवारा करवा लिया, लेकिन क्यों? और वो भी तब जब मैं यहां मौजूद भी नहीं था। हाँ भाई, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं यहां बार बार आऊं। और हाँ, मैंने ये बंटवारा सरपंच काका के सामने ही करवाया है। तो आज से पूरब दिशा की खेत तुम्हारी है। पर भैया, वो जमीन तो उतनी उपजाऊ नहीं है। भला मैं वो खेत लेकर क्या करूंगा? सुरेश, मैं इस घर में कोई हिस्सा भी तो नहीं ले रहा हूं। तो अच्छी जमीन तो मैं लूंगा ना। तुम इस घर में आराम से रहो और पिताजी से मिलने हम लोग आते रहेंगे। और तुम उनकी दवाइयों की भी चिंता मत करना। मैं समय पर दवाइयां भिजवा दूंगा या फिर खुद लेकर आ जाऊंगा। और हाँ, मैंने पश्चिम वाली जमीन भोला को दी है खेती करने के लिए। हाँ, ठीक है भाई, अब हम चलते हैं। पिताजी का ख्याल रखना। इतना बोलकर रमेश और उसकी पत्नी घर से निकल जाते हैं। अब मुझे सारा खेल समझ आया। वही तो मैं बोलूं कि तुम्हारे भैया ने इतने प्यार से हमें मेरे घर जाने को क्यों कहा। वैसे तुमने उन लोगों को ऐसे कैसे जाने दिया? क्या तुम्हें उनकी सारी बातें मंजूर है? और वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने पिताजी से बात कर ली? क्या उन्हें पता नहीं कि पिताजी तो पिछले 1 महीने से कुछ बोलते ही नहीं? सुनीता, मैं भी वही सोच रहा हूं कि क्या सच में पिताजी ने बात की? तो अब पिताजी मुझसे क्यों नहीं बोल रहे? तुम ना बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। तुम्हें अब भी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे भैया ने तुम्हारे भोले और सीधे होने का फायदा उठाया है। सुनीता, मुझे तो बस इस बात से संतोष है कि भैया पिताजी को अपने साथ नहीं ले गए। पिताजी मेरे पास हैं,
तो मैं उस बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दूंगा। यानी कि तुम्हें उनके इस बेईमानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हे भगवान, किस बुद्धू राम को मेरे गले बांध दिया। अगली सुबह सुरेश एक नई उम्मीद के साथ अपने खेत के लिए निकल जाता है। खेत की हालत देखकर वो थोड़ा परेशान होता है। इस खेत की जमीन की हालत तो बहुत खराब है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और अपनी मेहनत से इस खेत को भी सोना बना दूंगा। सुरेश जोर शोर से खेत में लग जाता है। तभी गांव के सरपंच उधर से निकल रहे थे। अरे सुरेश, तुम इस बंजर जमीन पर क्या कर रहे हो? सरपंच की बात सुनकर सुरेश को कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है। सरपंच जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। आपके सामने ही ना रमेश भैया ने हमारा बंटवारा करवाया और मेरे हिस्से में ये खेत दे दी। ये तुम क्या बोल रहे हो सुरेश? मैं तो रमेश से मिला भी नहीं। लगता है उसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा लिया और तुम्हें ये बंजर जमीन दे दी। अगर तुम चाहो तो पंचायत में शिकायत कर सकते हो। नहीं सरपंच जी, मुझे कोई शिकायत नहीं करनी। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे साथ रमेश ने बहुत गलत किया, लेकिन मुझे पता है कि तुम अपनी लगन और मेहनत से इस बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दोगे। ठीक है, मैं चलता हूं। और हाँ, अगर कोई मदद चाहिए तो मेरे पास जरूर आना। यानी कि सुनीता बिल्कुल ठीक बोल रही थी कि भैया ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं ये बात सुनीता को नहीं बताऊंगा। सुनो, घर में अब बहुत थोड़ा ही अनाज बचा है। भला अब हम क्या करेंगे और कब तक तुम उस खेत में अपना समय बर्बाद करोगे? मैं तो कहती हूँ कि तुम कुछ और काम कर लो, वरना खाने के लाले पड़ जाएंगे। हाँ सुनीता, तुम ठीक बोल रही हो। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मुझे भी खेत के लिए अच्छी खाद और बीज चाहिए। ये सब कैसे होगा? मैं कल से खेत के काम के साथ साथ कहीं मजदूरी का काम भी शुरू कर देता हूँ। अगली सुबह सुरेश दोपहर तक खेत पर काम करता है और फिर बाजार पर सेठों की दुकान पर मजदूरी करके रोज कुछ पैसा कमाता है, जिससे रोज की दाल रोटी का सामान आ सके। ऐसे ही कुछ समय निकल जाते हैं और कुछ महीने बाद सुरेश की मेहनत रंग लाती हैं और उसके खेत में अच्छे खासे फसल लहलहाने लगते हैं। देखा सुनीता, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी मेहनत से इस बंजर जमीन को भी सोना बना दूंगा। हाँ जी, आपकी सच्ची लगन और मेहनत रंग लाई। सुरेश को यह देख बहुत खुशी होती है और गांव वाले भी उसकी मेहनत की दाद देते हैं। सुरेश, तुम्हारे सच्चे लगन और मेहनत के आगे ये खेत भी हार गया और आज इतनी अच्छी फसल तैयार हो गई। सुरेश अपनी सब्जियों को बाजार में अच्छे दाम पर बेचता है और उसकी घर के हालत ठीक होने लगते हैं। सुनीता भी उसकी मेहनत देख बहुत खुश रहने लगती हैं और उनका जीवन सुखमय बीतने लगता है। कुछ दिनों बाद रमेश फिर गांव आता है और अपनी उपजाऊ जमीन की बंजर हालत देख हैरान हो जाता है और गुस्से में भोला के घर की ओर निकल जाता है। क्या भोला भाई, मैंने कितने भरोसे से तुम्हें अपनी जमीन खेती के लिए दी थी, लेकिन तुमने तो उससे बर्बाद कर दिया। अरे रमेश भाई, मैं आपको क्या बताऊं। भाई, मैं तो खुद 3 महीनों से बिस्तर पर पड़ा था। बहुत मुश्किल से अब हालत में सुधार हुई है। ऐसी बात थी तो तुम्हें मेरे पास खबर तो भेजना था। बहुत उदास मन से रमेश वहां से निकलता है। सुनो, चलो जरा देवा जी के खेत को देख लिया जाए। आते वक्त गांव के लोगों से उनकी बड़ी तारीफ सुनी मैंने। क्या सच में? ठीक है, चलो देखते हैं।
सुरेश खेत का नज़ारा देख दोनों पति पत्नी के होश उड़ जाते हैं। सभी सही कह रहे थे कि सुरेश ने अपनी मेहनत से इस बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दिया। चलो अब घर चलते हैं। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंचते हैं। सुरेश, ओ भाई सुरेश, कहाँ हो तुम? अरे, लगता है घर में कोई नहीं है। लेकिन पिताजी को अकेले छोड़कर वो दोनों गए कहाँ? तभी रमेश के पिताजी अचानक कुछ बोलने लगते हैं। दोनों पति पत्नी उनके पास तुरंत जाते हैं। रमेश के पिताजी उन्हें कुछ बताते हैं और बोलते बोलते उनके प्राण निकल जाते हैं। गौरी, पिताजी तो अब नहीं रहे। वो सब छोड़ो, ये क्या बोल रहे थे कि घर में सोने के सिक्कों से भरे 4-4 मटके हैं, लेकिन कहाँ हैं? हम उन दोनों के रहते हुए घर में मटकों को कैसे ढूंढेंगे? तुम वो सब मुझ पर छोड़ दो। रमेश और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगते हैं और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। अरे लगता है काका अब नहीं रहे। रमेश बेटा मत रो, अच्छा हुआ काका चल बसे, बेचारे बहुत कष्ट में थे। लेकिन सुरेश कहाँ है? मुझे भी नहीं मालूम भैया, मैं तो बस अभी ही शहर से आया था और देखा कि घर में कोई नहीं है और पिताजी हम सबको छोड़कर जा चुके थे। मैं तो उनसे मिल भी नहीं पाया और पता नहीं पिताजी को इस हालत में छोड़ वो दोनों कहाँ घूम रहे। तभी सुरेश और सुनीता दोनों आ जाते हैं और ये सब देख हैरान हो जाते हैं। भैया क्या हुआ? आप क्यों रो रहे? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि पिताजी हमें छोड़कर चले गए? अगर तुम लोग उनकी देखरेख नहीं कर सकते थे तो मुझे बोल देते, मैं उनको अपने साथ शहर ले जाता। ये आप क्या बोल रहे भैया? पिताजी नहीं रहे? सुरेश भी पिता की गम में बहुत रोता है। दोनों भाई मिलकर पिता का अंतिम संस्कार करते हैं और घर लौटते ही रमेश सुरेश से बोलता है, अब तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकते। तुम्हारी वजह से हमारे पिताजी इस दुनिया से चले गए। तुम लोग उन्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़कर कहाँ घूम रहे थे? भैया हम घूमने नहीं गए थे, वो तो अचानक सुनीता की तबीयत खराब हो गई थी तो हम डॉक्टर के पास गए थे और हम मुकेश काका को पिताजी के पास छोड़कर गए थे। सुनो, अब तुम दोनों बातें मत बनाओ और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन भैया हम कहाँ जाएंगे? तुम दोनों गांव के बाहर जो हमारी झोपड़ी है वहां रह सकते हो, जहां अक्सर पिताजी जाया करते थे। लेकिन भैया वहां तो कोई नहीं आता जाता, भला हम वहां कैसे रहेंगे? अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, निकल जाओ यहाँ से। ये सब सुन सुनीता को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोले, सुरेश सुनीता को लेकर वहां से निकल जाता है। अरे, दोनों तो बड़ी आसानी से घर छोड़कर चले गए। चलो अब हम सोने के सिक्के ढूंढते हैं। दोनों लालची पति पत्नी पूरे घर में सिक्के ढूंढते हैं। इधर सुरेश और सुनीता बड़े उदास मन से गांव छोड़कर जा रहे थे और तभी अरे मुकेश काका, आप पिताजी को छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता है पिताजी हमें छोड़कर चले गए। हाँ बेटा, मुझे माफ कर देना। दरअसल मैं जब तुम्हारे पिताजी के पास था तभी मुझे पता चला कि तुम्हारी काकी सीढ़ियों से गिर गई है और मैं जल्दबाजी में वहां से निकल गया। मुझे माफ कर देना बेटा। कोई बात नहीं काका, शायद हमारे साथ ये सब होना था। लेकिन तुम लोग कहाँ जा रहे हो बेटा? काका, रमेश भैया ने हमें घर से निकाल दिया, इसलिए हम गांव से बाहर वाली झोपड़ी में जा रहे। भला उसने तुम्हें घर से क्यों निकाला? और उस सुनसान झोपड़ी में तुम लोग कैसे रहोगे? वहां तो कोई आता जाता भी नहीं है। पता नहीं काका, अच्छा हम चलते हैं। दूसरी तरफ दोनों पति पत्नी सिक्के ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। अरे, आखिर पिताजी ने वो मटके कहाँ छुपाए होंगे? हम भी कितने बुद्धू हैं। अगर वो सामने होते तो क्या सुरेश और सुनीता को नहीं दिखते? जरूर वो जमीन के नीचे गड़े होंगे। हाँ हाँ, शायद तुम ठीक बोल रही हो। रुको, मैं कुदाल लेकर आता हूँ। दोनों मिलकर पूरा घर कोड़ डालते हैं, लेकिन सिक्के कहीं नहीं मिलते।
इधर सुरेश और सुनीता झोपड़ी में पहुंचते हैं। सुनीता, क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? आप ऐसा क्यों बोल रहे? तुमने एक बार भी मेरे फैसले का विरोध नहीं किया। मेरे एक बार बोलने पर ही तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में रहने चली आईं। मैंने एक बार तुम्हारे फैसले पर सवाल उठाकर गलती कर चुकी है। अब फिर से वो गलती नहीं कर सकती। मुझे तुम पर और तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है। लेकिन सुनीता, मैं अब अंदर से टूट चुका हूं। मुझे एक ही बात बार बार सता रही है कि कहीं सच में हमारी लापरवाही के वजह से तो पिताजी की जान नहीं चली गई। तुम ना कुछ ज्यादा सोच रहे हो। इतना मत सोचो और अंदर चलो। तभी वहां गांव के सरपंच आ जाते हैं। सुरेश बेटा, माफ करना, मैं तुम्हारे पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। बेटा दरअसल मैं गांव से बाहर गया हुआ था और गांव जैसे ही आया मुकेश ने मुझे सब कुछ बताया। काका, अब होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था वो हो गया। सब बात ही कर रहे थे कि सुनीता की आवाज आती है। सुनो, जल्दी अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। सब जल्दी से झोपड़ी के अंदर जाते हैं और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये इतने सारे सोने के सिक्के देखो, 4-4 मटके सोने के सिक्कों से भरा है। सब सिक्कों को देखते रह जाते हैं। सुरेश, भगवान से बड़ा कोई नहीं। देख, उन्हें भी तेरे साथ हुए अन्याय देखे नहीं गए और तुम दोनों ने अपने पिता की भी कितनी सेवा की थी। उन्हीं सबका ये फल है। सारी ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। और रमेश को भी ये बात पता चलती है। मैंने सिर्फ सुना था कि लालच का फल बुरा होता है, लेकिन आज देख भी लिया मेरे लालच ने मुझे कितना गिरा दिया। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक दूधवाला रहता था। रवि एक बहुत ही सीधा और मेहनती इंसान था। वो रोज सुबह अपनी गाय चराने जंगल की तरफ जाता और लौटकर गाय का दूध निकालता और गांव में बेचने जाता। गांव में सभी लोग रवि की गाय का ही दूध लेते थे क्योंकि उसके गाय का दूध बहुत ही अच्छा था। रवि के परिवार में उसकी पत्नी रीना और उसकी बूढ़ी माँ थी। लेकिन रवि की पत्नी रीना काफी लालची किस्म की औरत थी। वो हर समय रवि को ताने मारते रहती थी। आ गए, कमाई करके सारा दिन बस इस गैया के पीछे रहते हो। सिर्फ गाय का दूध बेचकर पूरी जिंदगी निकालोगे क्या? पता नहीं मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई थी कि तुमसे शादी हुई। घर आते ही मेरे बेटे को ताने मारना क्यों शुरू कर देती हो? सारा दिन मेहनत करता है, थक कर आता है। तुम्हें ये समझ नहीं आता कि पहले खाना पानी पूछूं? माँ जी, आप तो चुप ही रहिए। हमारे बीच आपको बोलने की जरूरत नहीं। इतना बोलकर रीना माँ को चुप करा देती है। बेटा तू मुंह हाथ धो के बैठ, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। खाना खाने के बाद रवि माँ से बातें करता है और बोलता है, माँ, मुझे पता है मैं तुम्हारी और रीना की सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। बेटा अब तू सो जा, बहुत रात हो गई है और चिंता मत कर, मुझे कोई कमी नहीं है। रोज की तरह रवि अपनी गाय गौरी को लेकर जंगल की तरफ निकल गया। रवि अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता था कि वो रीना की सारी ख्वाहिश पूरी कर सके, इसलिए वो सारा दिन कुछ न कुछ काम करता रहता था। जब वो अपनी गाय गौरी को जंगल घास चराने ले जाता तो वहां से लकड़ियां काट कर लाता था और कुछ लकड़ियां बचाकर सारी लकड़ियां बाजार में बेचता ताकि कुछ पैसे बन जाए। रवि अपनी गाय गौरी को बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल भी रखता था।
एक दिन रवि की बीवी बाजार से लौट रही थी, तभी उसे किसी ने आवाज लगाई। ओ गवालन, ओ दूध वाले की बीवी, जरा रुकना, मेरी बात तो सुनो। रीना ये सुनते ही आग बबूला हो जाती है और उसकी बात अनसुना करके गुस्से में वहां से निकल जाती है। घर पहुंचते ही रीना रवि पर बरसने लगती है। तुम्हें तो इस गैया के सिवा कुछ नहीं दिखता, बस सारा दिन इसी के पीछे लगे रहते हो। अब क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में हो? सुनो, तुम्हें लोग दूधवाला बोले तो शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे कोई गवालन या दूध वाले की बीवी बोले ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम अभी इसी वक्त इस गाय को बेच दो और कोई दूसरा काम करो। तुम क्या बोल रही हो? ये कभी नहीं हो सकता कि मैं गौरी को बेच दूं। मैं दूध बेचता हूँ तो सब मुझे दूधवाला ही बोलेंगे, इसमें मेरी तो कोई बेइज्जती नहीं होती। दोनों पति पत्नी में कुछ देर बहस होती है। अगली सुबह रोज की तरह रवि अपनी गौरी को खाना पानी देने जाता है। थोड़ी देर बाद रवि को ये महसूस होता है कि गौरी कुछ खा पी नहीं रही और न ही दूध दे रही है। तभी रवि की माँ आती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? माँ देखना, मेरी गौरी सुबह से कुछ नहीं खा रही, लग रहा इसकी तबीयत ठीक नहीं। बेटा तू जल्दी से कोई जानवरों के डॉक्टर को ले आ, तब तक मैं गौरी का ख्याल रखती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद रवि डॉक्टर को लेकर आ जाता है। डॉक्टर गौरी को देखते हैं और बताते हैं कि गौरी की तबीयत ज्यादा खराब है और इसके लिए उसे कोई इंजेक्शन लगाने होंगे जो बहुत महंगी मिलती है। रवि ये सुनकर परेशान हो जाता है। डॉक्टर रवि को बोलता है, रवि, जब तुम पैसों का इंतजाम कर लोगे तो मुझे बुला लेना, मैं आकर इंजेक्शन लगा दूंगा। इतना बोलकर डॉक्टर चला जाता है। माँ बेटा दोनों बहुत सोच में पड़ जाते हैं। रवि थोड़ी देर बाद रीना के पास जाता है और बोलता है, रीना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है, बोलो। रीना, गौरी की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने बोला है कि उसे एक इंजेक्शन लगाना होगा जो कि बहुत ही महंगी है। तुम तो हमारी स्थिति जानती हो, अगर तुम अपना एक गहना बेच दो तो गौरी की जान बच जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, आज तक तो तुमने मेरे लिए कोई गहना नहीं खरीदा, और जो एक दो गहने हैं मेरे माँ बाप के दिए हुए उसे भी बेच दूं। सुन लो, अगर मैं भी मर रही होंगी तो भी मेरे गहने को बेचने के बारे में मत सोचना। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि इस गैया को बेचकर कोई दूसरा काम करो, अब तो कोई इसे खरीदेगा भी नहीं। जाओ इसे कहीं जंगल में छोड़ आओ और इससे अपना पीछा छुड़ाओ। रीना, ये तुम क्या बोल रही हो? गौरी को जंगल में छोड़ाओ? शायद तुम भूल रही हो कि इतने दिनों से गौरी ही हमारा पेट भर रही थी और जब वो बीमार हो गई है तो उससे पीछा छुड़ा लूं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारे गहने। इतना बोलकर रवि चला जाता है। माँ बोलती है, बेटा तू गांव के सरपंच जी के पास जा और कुछ कर्ज ले ले। सरपंच जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तेरी मदद जरूर करेंगे। गौरी जब ठीक हो जाएगी तो थोड़ा थोड़ा करके उनका कर्ज उतार देना। माँ, तू ठीक बोल रही है, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। रवि सरपंच जी के पास जाता है और सारी परेशानी बताता है। सरपंच जी बोलते हैं, रवि, तुम परेशान मत हो, मेरे बच्चे सिर्फ तुम्हारी ही गाय का दूध पीते हैं, इसलिए गौरी का ठीक होना बहुत जरूरी है। मैं मुनीम जी से बोल देता हूँ, तुम उनसे पैसे ले लो। रवि सरपंच जी को धन्यवाद करता है और पैसे लेकर घर आता है। माँ, तुमने बिल्कुल ठीक बोला था, सरपंच जी बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने तुरंत मुझे पैसे दे दिए। माँ, मैं अभी डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। रवि तुरंत डॉक्टर को लेकर आता है और डॉक्टर गौरी को इंजेक्शन लगा देता है।
2 दिन बाद गौरी बिल्कुल ठीक हो जाती है। रवि बोलता है, माँ अब गौरी बिल्कुल ठीक हो गई है और आज इसने दूध भी दिया है। मैं दूध गांव में बेचकर आता हूँ, फिर मुझे लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचने भी जाना है। इतना बोलकर रवि दूध बेचने गांव में चल जाता है। दूध बेचकर घर आते वक्त रास्ते में उसे हरीश मिलता है। अरे रवि, तू काफी दिन बाद दूध बेचने आया, सब ठीक तो है ना? रवि हरीश को गौरी की बीमारी के बारे में बताता है और बोलता है, गौरी के इलाज के लिए मैंने सरपंच जी से कर्ज लिया है, जिसे मुझे जल्दी ही चुकाना है। हरीश, तू तो जानता है, दूध बेचकर तो सिर्फ मेरे घर की जरूरतें पूरी होती हैं, इसलिए मुझे और भी काम करना होगा जिससे मैं सरपंच जी का कर्ज चुका सकूं। बस काम की तलाश में हूँ। अच्छा, ऐसी बात है रवि, तुम्हें काम चाहिए तो मेरे पास भी काम है। मेरे खेत में इस बार बहुत सब्जियां हुई है, जिसे बाजार में बेचना है। अगर तुम करना चाहते हो तो मेरे घर आकर सब्जियां ले जाना, मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारी भी कुछ आमदनी हो जाएगी। रवि खुशी खुशी काम के लिए हाँ बोल देता है और घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल से वो लकड़ी काट कर लाता है और हरीश के घर की ओर निकल ही रहा होता है तो माँ बोलती है, बेटा तुझे क्या हो गया है? तू बस एक के बाद एक काम किए जा रहा है, थोड़ा आराम कर ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। वैसे तू अब कहाँ जा रहा है? रवि बोलता है, माँ, मेरे पास आराम करने का समय नहीं है, मुझे हरीश ने सब्जियां बेचने के लिए बुलाया है। इससे थोड़े पैसे मिल जाएंगे और माँ, जितना ज्यादा काम करूंगा उतनी जल्दी सरपंच जी का कर्ज चुका दूंगा। रवि हरीश से सब्जियां लेकर बाजार चला जाता है। शाम तक उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। रवि को घर लौटते लौटते रात हो जाती है। माँ रवि को खाना खिलाती है और रवि माँ को बताता है कि ऐसी ही कमाई होती रही तो जल्द ही सरपंच जी का कर्ज चुकता हो जाएगा। रवि दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठा कर लेता है। मैंने आधे पैसे तो जमा कर ली है, बस और थोड़े बहुत इकट्ठे करने हैं, फिर मैं सरपंच जी का पूरा कर्ज उतार दूंगा। तभी माँ आती है और बोलती है, बेटा जल्दी अंदर चल। क्या हुआ माँ, तू इतनी परेशान क्यों है? बेटा रीना की तबीयत बहुत खराब लग रही है, वो बहुत बीमार है और वो सुबह से उठी भी नहीं है। दोनों अंदर जाते हैं और रवि रीना को देखता है। रवि रीना से पूछता है क्या हुआ और रीना बताती है कि उसके पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। रवि माँ को बोलता है कि वो डॉक्टर को लेकर आता है। थोड़ी देर बाद रवि डॉक्टर को लेकर आ जाता है। डॉक्टर रीना को देखते हैं और रवि को बताते हैं कि रीना को अपेंडिक्स का दर्द हो रहा, जिसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर रवि को बोलता है, रवि तुम जल्द से जल्द रीना को अस्पताल लेकर आओ, मैं जाकर ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। रवि को कुछ समझ नहीं आता और वो डॉक्टर से पूछता है कि रीना ठीक तो हो जाएगी ना और ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे। डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन में कम से कम 30,000 रुपये लगेंगे। ये सुनते ही रवि के होश उड़ जाते हैं। तभी माँ आती है। रवि माँ को सारी बात बताता है और बोलता है, माँ, डॉक्टर ने बोला है कि रीना की जल्द से जल्द ऑपरेशन करवानी होगी और ऑपरेशन में 30,000 रुपये लगेंगे। माँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तो मैंने सरपंच जी के पहले के भी कर्ज नहीं चुकाए हैं, तो उनसे तो कोई सहायता नहीं मांग सकता। माँ, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। बेटा अब तो हमें इस गौरी को बेचना ही होगा। माँ, ये तू क्या बोल रही है? मैं ठीक बोल रही हूँ बेटा, तू ही बता, हमारे पास गौरी से कीमती कोई चीज है क्या? हम अगर अपना घर भी बेचे तो भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे।
बेटा तू ज्यादा मत सोच और गौरी को बेच दे। हम गौरी को बाद में वापस भी खरीद के ला सकते हैं, लेकिन रीना को कुछ हो गया तो हम उसे कभी वापस नहीं ला सकेंगे। माँ की ये बात सुनते ही रवि को लगता है कि माँ बिल्कुल ठीक बोल रही है। रवि बहुत दुखी मन के साथ गौरी को लेकर निकलता है। रास्ते भर रवि गौरी से बातें करता है। गौरी, मैं तुझे बता भी नहीं सकता कि मैं दिल पर पत्थर रखकर तुझे बेचने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन गौरी, तू चिंता मत करना, मैं जल्द ही तुझे वापस ले आऊंगा और मैंने सोच लिया है कि मैं तुझे सरपंच जी के पास ही छोड़ूंगा। और वो तुरंत गौरी को लेकर सरपंच जी के पास पहुंचता है और सारी बात बताता है और बोलता है, सरपंच जी, आपसे अच्छा गौरी का खरीदार मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए आप ही गौरी को खरीद लीजिए। आपके बच्चों को गौरी का दूध भी मिलता रहेगा और मेरी गौरी आपके पास सुरक्षित भी रहेगी। और सरपंच जी, जब मेरी रीना ठीक हो जाएगी तो मैं दिन रात काम करूंगा और बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन आपसे अपनी गौरी को वापस भी खरीद लूंगा। सरपंच जी गौरी के प्रति रवि का इतना प्यार देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं, रवि, तुमने बहुत अच्छा किया कि गौरी को मेरे पास ले आए। तुम मुनीम जी से पैसे ले लो और गौरी को यहाँ छोड़ दो। हम गौरी का बहुत ख्याल रखेंगे। रवि पैसे लेकर जाता है और रीना का ऑपरेशन करवाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और रीना ठीक होकर अस्पताल से घर आ जाती है। माँ रीना से बोलती है, रीना, तुझे अभी आराम की जरूरत है, तू अभी आराम कर। रीना माँ से बोलती है, माँ मैं ठीक हूँ, आप मुझे पहले ये बताओ कि गौरी कहाँ है और मेरे इलाज के लिए पैसे कहाँ से आए। रीना, तू तो जानती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए तेरे इलाज के लिए हमने गौरी को बेच दिया। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? गौरी को बेच दिया? बेटा तू चिंता न कर, भगवान ने चाहा तो गौरी हमारे पास जरूर वापस आएगी। अब तू आराम कर। ये सुनकर रीना को बहुत आत्मग्लानि होती है, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो सोचती है कि जिससे वो नफरत करती थी और हर समय उसे बेचने के लिए बोलती थी, आज उसी के बदौलत वो जिंदा है। इंसान होकर वो गौरी की जान नहीं बचा रही थी और गौरी एक जानवर होकर भी उसकी जान बचा ली। रीना को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से रवि और गौरी एक दूसरे से दूर हो गए। रीना दिन रात बस यही सोचती रहती कि उसे कुछ भी करके गौरी को घर लाना है। रीना सुबह होते ही सरपंच जी के घर जाती है। वहाँ वो गौरी को देखकर बहुत भावुक हो जाती है। तभी सरपंच जी आ जाते हैं। रीना उनसे बोलती है, नमस्ते सरपंच जी, मैं रवि की पत्नी रीना हूँ। अच्छा, बोलो क्यों आए हो? सरपंच जी, आपको पता होगा कि मेरे पति गौरी को कितना प्यार करते हैं और अब वो गौरी के बिना बहुत उदास हो गए हैं। उनका मन न किसी काम में लग रहा है और न वो ठीक से खा पी रहे। मेरे पास ये कुछ गहने हैं, कृपया करके आप ये रख लीजिए और मेरी गौरी को मुझे वापस कर दीजिए। रीना, तुम ये गहने अपने पास रखो और गौरी को भी ले जाओ। ये आप क्या बोल रहे हैं सरपंच जी? हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। गौरी के प्रति रवि का प्यार और रवि के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर मुझे अच्छा लगा। रीना, तुम्हें पता है, गौरी भी जब से यहाँ आए हैं वो कुछ खा पी नहीं रही और अब मुझे समझ आया कि रवि की तरह गौरी भी रवि को याद कर रही है और मैं ये पाप नहीं कर सकता कि गौरी और रवि को एक दूसरे से दूर करूँ। इसलिए रीना, तुम गौरी को ले जाओ और हाँ, रवि को बोलना कि वो रोज दूध याद से मेरे घर पहुँचाएं। ये सुनकर रीना सरपंच जी का बहुत आभार जताती है और उनका शुक्रिया अदा कर गौरी को लेकर निकल जाती है। घर पहुंचकर रीना गौरी को उसकी जगह बांध देती है और घर में चली जाती है। रवि जंगल से लकड़ियां काटकर घर आता है। घर पहुंचते ही रवि की नजर सबसे पहले गौरी पर जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सच में वो गौरी है। वह गौरी के पास जाता है और खुशी से माँ को बुलाने लगता है। रवि की आवाज सुनकर माँ और रीना बाहर आते हैं। माँ भी गौरी को देखकर खुश हो जाती है। रवि माँ से पूछता है कि गौरी यहाँ कैसे आई। तभी रीना सारी बात बताती है और ये भी बताती है कि सरपंच जी ने गहने भी नहीं लिए और गौरी को भी वापस कर दिया। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरह ये कहानी खत्म होती है।